नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। जगदीप धनखड़ जाते जाते कई सवाल छोड़ गए, बहुत सारे सवाल। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकार डिक्टेट कर सकती है? क्या सरकार को डिक्टेट करना चाहिए? असल बात यह है कि इन दोनों पदों पर कोई भी बनता है तो आमतौर पर राजनेता ही होता है। डॉक्टर कलाम को छोड़ दें तो कह सकते हैं। तो राजनीतिक दल पूरी कोशिश करते हैं कि उनका आदमी ही इन दोनों पदों पर बैठे। सोचिए, अगर ये दोनों पद लोकतंत्र के तहत हैं तो उम्मीद तो की जाती है कि इन दोनों पदों पर बैठा व्यक्ति कामकाज में पूरी तरह अराजनीतिक हो और न्याय संगत काम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर सरकार चाहती है कि इन दोनों पदों पर अपनी पार्टी के ही किसी वरिष्ठ नेता को बैठाया जाए। उसकी वजह क्या है, जान लीजिए। सरकार संसद में जब बिल पास कराती है तो राष्ट्रपति के पास दस्तखत करने के लिए भेजती है। कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति के दस्तखत बिल पर हो जाते हैं। अगर सरकार के बिलों पर उसके कामकाज में आए दिन अगर कोई आपत्ति राष्ट्रपति लगाता रहे, अड़ंगा डालता रहे, तो काम स्मूथ नहीं चलेगा। यही वजह है कि सत्ता पक्ष अपने आदमी को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है और कोशिश करता है कि अपना आदमी उसका बने, जिससे कि 5 साल तक कोई दिक्कत सत्ता के सर्वोच्च शिखर से ना आए। अब समझ लीजिए उपराष्ट्रपति की बात। ये पद भी बहुत अहम है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभा का पूरा कामकाज उसी के निर्देशन में होता है। अब अगर सभापति सत्ता पक्ष का नहीं होगा तो राज्य के कामकाज में वो सत्ता पक्ष का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। कब किसको बोलने देना है, किसको बोलने की इजाजत देनी है, किसके स्पीच का कौन सा हिस्सा रिकॉर्ड में जाएगा, किसका नहीं जाएगा, ये सब सभापति तय करता है यानी उपराष्ट्रपति। इसीलिए हर सरकार कोशिश करती है कि उसकी ही पार्टी का वरिष्ठ सदस्य कोई इस पद पर बना रहे, और अगर वही आदमी जिसे सत्ता पक्ष ने इस पद पर पहुंचाया है सत्ता पक्ष की अनदेखी कर दे तो क्या हो? तो वही होगा जो अभी हाल में हुआ है। जगदीप धनखड़ जी ने विपक्ष के महाभियोग के मूव की जानकारी सत्ता पक्ष को दी नहीं। जब लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मिला जुला प्रस्ताव आ गया तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष को सूचित करना चाहिए था कि भाई आप भी लाइए अपना प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों को एक साथ पेश कर दिया जाए तो बेहतर था। लेकिन धनखड़ ने विपक्ष का ही प्रस्ताव पेश कर दिया। इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सरकार की कोई इमेज खराब हो गई। बाद में बीजेपी ने भी अपने सांसदों के हस्ताक्षर लेकर प्रस्ताव जमा कर दिया, लेकिन इससे धनखड़ के तेवर सरकार को पता चल गए। ऐसा भी नहीं था कि धनखड़ के तेवर सरकार को पता नहीं थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भरी महफिल में धनखड़ ने बुरी तरह डांटा था, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनके भीतर की किसान आत्मा उस दिन जग गई थी। एक और बात थी, आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे शेखर यादव। उन पर भी महाभियोग चलाने के लिए विपक्ष कोशिश कर रहा था, और ऐसा माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति ने विपक्ष के किसी सांसद को एक दिन पहले ये कह दिया था कि वो शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग लाएंगे। ये सत्ता पक्ष के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सत्ता पक्ष इससे असहज पहले से ही था। सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाए। महाभियोग सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ आ रहा था। ये भी नाराजगी की वजह थी। अब कुल मिलाकर कहें तो जगदीप धनखड़ संवैधानिक दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे। भूल गए थे कि उपराष्ट्रपति उन्हें उसी केंद्र सरकार या बीजेपी ने बनवाया था जिसने उन्हें बंगाल का गवर्नर बनवाया था। हर पद की गरिमा होती है। धनखड़ उस गरिमा को भूल गए थे। उन्हें लगा वो सबसे ऊपर हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लोगों को बड़ी उम्र में भी इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं। धनखड़ को सोचना चाहिए था कि बंगाल का गवर्नर बनने से पहले वो क्या थे। आज वो राज्यसभा के सभापति हैं, तो जो लाया है यहाँ तक, उन्हें जिसने स्थापित किया है वही उनको हटा भी सकता है। वो हमेशा हड़बड़ी में रहे, जल्दी पार्टियां बदलना, गुस्से में जल्दी आ जाना, ये सब राजनीति में नहीं चलता। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और वहां वही चलता है जो संगठन के हित में हो, या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सरकार के हित में हो, सदन के हित में हो।
एक बात और, धनखड़ के जाने से कैसे विपक्ष का रुदन शुरू हुआ है ये भी देख लीजिए। ममता बनर्जी ने तो फिलहाल कहा कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका स्वास्थ्य तो बढ़िया था। मतलब ये वही ममता बनर्जी हैं जिनका रोज झगड़ा होता था जब गवर्नर थे ये बिहार के, बंगाल के। कल्याण बनर्जी जिन्होंने धनखड़ का मजाक उड़ाया था, याद कीजिए आप, तो वो देखिए अब क्या कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सर वी सिंसियरली प्रे टू दी ऑलमाइटी फॉर योर लास्टिंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी, योर वेल बीइंग इज आवर हार्टफेल्ट डिजायर एंड प्रेयर। राजनीति कितनी निर्मम होती है ना, देख लिया होगा आपने। लेकिन एक बात और, इस पूरे मामले पर मोदी की सरकार का स्टैंड देखकर विपक्ष भी हैरान हो गया होगा। मेरा मानना है कि इस फैसले से विपक्ष के नेताओं में मोदी को लेकर दहशत फैल गई होगी कि उनका दुश्मन कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, वो पल भर में कठोर फैसला भी ले सकता है। जिस धनखड़ को मोदी ने बहुत ऊंची जगह पर बिठाया, उसी को झटके में उतार भी दिया। मैसेज ये कि कोई भी शख्स मोदी या बीजेपी या फिर सरकार के लिए अपरिहार्य नहीं है। क्या धनखड़ को नहीं मालूम था कि वो ऐसे पद पर जा रहे हैं जहां मुखर होने की गुंजाइश नहीं है? और अगर ऐसा था तो वो क्यों गए? उन्होंने उस पद पर ज्वाइन क्यों किया? और अगर किसानों का दर्द ही देखना था आपको तो बन जाते किसान नेता, सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करते, गिरफ्तारी देते। किसने रोका था आपको? इसलिए मोदी का ये कठोर चेहरा विपक्ष को अगले बहुत दिनों तक डराएगा। जो शख्स देश और सरकार की बेहतरी के लिए अपने ही अंग काट कर फेंक दे, उससे मुकाबला आसान नहीं है। ये विपक्ष को समझना होगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए एंगल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।